मैम नहीं, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है आवाज में। अच्छा, मुझे भी आपकी साइड से भी मुझे आवाज़ में फ़ील हो रही है डिस्टॉर्शन। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल जो था इंट्रोडक्शन टू करिकुलम से लेकर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, फेजेस थे करिकुलम के, कुछ फाउंडेशंस करिकुलम की थी, क्राइटेरिया था करिकुलम सेलेक्ट करने का। हमने वो चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम कंटेंट सिलेक्शन के कुछ मेथड्स हैं करिकुलम के जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। आज हम वो स्टडी करने जा रहे हैं कि जो मेथड्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो 4 तरह के जो मेथड्स हैं कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए हम 4 मेथड्स होते हैं जिनमें से कोई सा भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं। जजमेंटल प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करते हुए हम कंटेंट सिलेक्ट कर सकते हैं हम अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, द एनालिटिकल प्रोसीजर और कंसेंसुअल प्रोसीजर्स। अब ये क्या होते हैं? आप इनमें से कोई सा भी प्रोसीजर एडॉप्ट कर सकते हैं अपना जब भी करिकुलम से रिलेटेड कंटेंट सिलेक्ट कर रहे हो। अब अगर हम बात करें जजमेंटल प्रोसीजर की, तो जो जजमेंटल प्रोसीजर होता है वो आप किसी भी करिकुलम जो प्लानर्स होते हैं, आप उनके जजमेंट को सामने रखते हुए, उनके जजमेंट पर आप कर रहे होते हैं प्रोसीजर को फ़ॉलो। उसके अलावा इसमें सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि करिकुलम प्लानर्स जो होते हैं, आप उनके जजमेंट को सामने रखते हैं, ठीक है? उनका एक्सपीरियंस होता है एक, ठीक है? उनका विज़न होता है पास्ट का, प्रेज़ेंट का, फ्यूचर का। ज़ाहिर है वो प्लानर होते हैं, करिकुलम प्लान करते रहते हैं, तो उनका एक अपना जो होती है अपना एक नज़रिया होता है, उसको उसकी बेस पर आप कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर सिंपली, ठीक है? किसी भी करिकुलम प्लानर के जजमेंट को सामने रखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि आपने करिकुलम के लिए ये कंटेंट सेलेक्ट करना है। सेकंड जो प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर सकते हैं वो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि आप डिफरेंट तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स या टेस्ट के थ्रू आप जो है अपना कंटेंट सेलेक्ट करते हैं। वो कैसे कि आपने जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया है जो आपको अपने मुताबिक सही लगा है, ठीक है? अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग लगा है। आप उस कंटेंट को जो है थ्रू टेस्टिंग या किसी भी एक पायलट टेस्टिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था रिसर्च में कि आप पायलट टेस्टिंग के थ्रू भी एक छोटे से जो है एरिया पर या कुछ स्टूडेंट्स पर आप उस करिकुलम को अप्लाई करके देखें। उसके बाद आप फैसला करें कि आपने ये कंटेंट सेलेक्ट करना है या नहीं, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इसी टाइप का प्रोसीजर होता है जिसमें आप डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये कंटेंट यूज़फुल है या नहीं, या ये कंटेंट अच्छा है या नहीं आपके करिकुलम के लिए, ठीक है? और जो एना होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, ठीक है? ये हमारी रिसर्च वर्क में भी जो प्रोसीजर यूज़ हो रहा होता है वो भी मोस्टली एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी कंटेंट है वो डिफरेंट तरीके से हम अपना सिलेक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं, ठीक है? डाटा कलेक्शन के डिफरेंट आपको पता है कि वेज़ होते हैं। आप न कुछ लिटरेचर है उसको उठाकर पढ़ने के बाद अपना कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ लोगों से या स्टूडेंट से इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाएगा कि करिकुलम में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है सोसाइटी को या लर्नर्स को किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अलावा आप क्वेश्चनियर के थ्रू भी कर सकते हैं। क्वेश्चनियर को सामने रखते हुए कि जो है मत उस क्वेश्चनर के जो भी आप लोगों की ओपिनियंस या चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, लोगों की थिंकिंग्स को देख रहे हैं, उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि ये कंटेंट बेटर है या नहीं। और फिर उसके अलावा हो गया आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी डाटा वो जो है कंटेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है एनालिटिकल प्रोसीजर, उसके बाद आपने जो भी डाटा इकट्ठा किया है आप उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है? एनालिसिस करने के भी डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट वो होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू आप उस तमाम कंटेंट का जो आपने इकट्ठा किया है उसका एनालिसिस करते हैं।
तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है और ये कॉमनली यूज्ड जो ज़्यादा यूज़ होने वाली जो प्रोसीजर है वो यही होता है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर भी यूज़ होता है कंटेंट सिलेक्शन के लिए और बाकी भी हर मतलब प्रोसीजर है वो हर एक की अपनी उसके मुताबिक है कि वो कौन-सा प्रोसीजर यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर। कॉन्सेंसस जो होता है वो ओपिनियंस से निकला है, ठीक है? इसमें ये होता है कि आप सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, आप उनकी ओपिनियन को इकट्ठा करते हैं, ठीक है? अब ओपिनियन के बाद आप जो है किसी नतीजे पर पहुँचते हैं, कोई नतीजा अख़ज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है अब ओपिनियन आप किन-किन लोगों की ले सकते हैं? एक कॉमन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एजुकेशन की साइड पे करिकुलम डिसाइड कर रहे हैं, तो आप कुछ उसमें एजुकेशनिस्ट के भी एक्सपर्टीज़ को सामने रख सकते हैं, ठीक है? आप अगर बिज़नेस की फ़ील्ड का करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप कोई उसी फ़ील्ड से रिलेटेड किसी पर्सन की ओपिनियन को अहमियत दे सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा टीचर्स हो गए, आपके फ़िज़िशियंस हो गए या इंजीनियरिंग साइड पे जा रहे हैं, तो इंजीनियर्स के आप ओपिनियंस को ले सकते हैं। तो ये मतलब कोई भी ऐसा एक्सपर्ट जिसकी राय आपकी नज़र में अहमियत रखती है, जो आपको हेल्प आउट कर सकती है, उनकी राय को आप अहमियत देते हैं, उन्हीं की राय पे, उन्हीं के मशवरे को देखते हुए फिर आप कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये 4 मेथड्स हैं, इनमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, ये इनके नामों से ही इनके जो मेथड्स की वज़ाहत है वो नामों से ही हो जाती है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछें मुझसे। Yes, ma'am, can be. आपकी आवाज़ नहीं मुझे क्लियर आ रही। मैम ये दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा दोबारा चारों एक्सप्लेन कर दूँ? ये हैं नहीं मैम, वो फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दें। कौन-सा लास्ट वाला? जी जी मैम। ओके। कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर्स होते हैं कि इसमें आप लोगों की जो राय है उसको इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, ठीक है? उनकी ओपिनियंस को दे रहे होते हैं। इसमें आप ये समझ लें मशवरा लेते हैं, ठीक है? अब मशवरा लेने वाले ज़ाहिर-सी बात है आप ऐसे लोगों से तो मशवरा नहीं लेंगे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से जिसका आप कंटेंट इकट्ठा करने जा रहे हैं या जिसका करिकुलम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों से ऐसे लोगों की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देंगे जो उससे रिलेट करते हों, ठीक है? अब उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इंग्लिश के करिकुलम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसका आपको कंटेंट चाहिए, तो आप जो इंग्लिश के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, आप उनकी राय लेंगे, ठीक है? उनसे मशवरा करेंगे, ठीक है? उनकी ओपिनियन को, उनके कंसेंसस को माइंड में रखेंगे। उसके अलावा आप हो गए कोई एक्सपीरियंस्ड मतलब टीचर्स हो गए, ठीक है? आप उनको देखेंगे, जिनका कोई एक्सपीरियंस होगा, जिनकी राय मतलब आपको पता होगा कि ये यूज़फुल जो है आपको आइडियाज़ या ओपिनियंस दे सकते हैं, ठीक है? कॉन्सेंसुअल प्रोसीजर यही होता है कि किसी की राय से, किसी की ओपिनियन को सामने रखते हुए आप कंटेंट सेलेक्ट करें, ठीक है? जी ठीक है मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ओके। नेक्स्ट करिकुलम की इवैल्यूएशन हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी जब हमने कैटेगरीज़ को डिस्कस किया था करिकुलम की कि प्रोडक्ट मॉडल और प्रोसेस मॉडल होता है, तो उसमें मैंने वर्ड यूज़ किए थे फॉर्मेटिव और समेटिव के कि जो प्रोडक्ट मॉडल होता है वो एक किस्म की समेटिव इवैल्यूएशन को शो कर रहा है, ठीक है? करिकुलम ये डेवलपमेंट देखो का जो ज्वाइन भी कर ली प्रोसेस है। होता है अब करिकुलम अपना प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप कुछ पूछ रहे हैं या वो ऐसी डिस्टॉर्शन हो रही है। करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो दो चीज़ों को ही फॉलो कर रहा होता है उसमें जो इवैल्यूएशन हो रही होती है वो दो तरह की हो रही होती है फॉर्मेटिव एंड समेटिव ठीक है इसी को अगर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो एक प्रोडक्ट कहलाती है एक प्रोसेस कहलाती है प्रोडक्ट हमारी फाइनल जो आउटपुट है उसको शो कर रही है तो इसलिए वो समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब हम उसे नाम देंगे यानी एट दी एंड जब वो प्रोडक्ट शेप में हमारे पास आ गई है तो वो उसकी समेटिव इवैल्यूएशन कहलाएगी और अगर हम प्रोसेस की बात करें तो वो फॉर्मेटिव कहलाएगी जो आप टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में इवैल्यूएट कर रहे हैं चीज़ को प्रोसेसिंग के दौरान ही तो वो फॉर्मेटिव कहलाएगी तो यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है ये इन दोनों चीज़ों को फोकस कर रहा है कि करिकुलम इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव एंड समेटिव होती है दो टाइप की ठीक है
अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिनमें से मेरा ख़्याल है कि 1-2 एमसीक्यूज़ लाज़मी आ जाते हैं कि करिकुलम की टाइप्स कौन-सी हैं, ठीक है? या टाइप्स के हवाले से पूछ लिया जाता है। तो ये भी बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं और ये इतने सारे इसलिए हैं कि मुझे जहाँ से भी, जिस भी नाम से टाइप मिली करिकुलम की, वो मैंने सारा अपने इसमें यानी कि आपके सामने शो कर दिया और मटेरियल आपके नोट्स में भी मैंने शेयर कर दिया है। कुछ टाइप्स हैं जो मैंने नोट्स में नहीं शेयर किए, लेकिन उन्हें मैंने इन्हीं स्लाइड्स में एट द एंड डिटेल में लिख दिया है, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप लोग उनको स्लाइड से ही स्टडी कर लीजिएगा। मुझे अभी तक टाइम भी नहीं मिला, मैं उसे वरना नोट्स में पेस्ट कर देती। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रही, ये मैंने डिटेल से स्लाइड्स में ही एंटर कर दी हैं, ये मुझे बाद में मिली थी और इन्हें भी मैंने पार्ट बना लिया सिलेबस का, ताकि आपको ऐसा ना हो कि हमें इस चीज़ का हमने पढ़ा नहीं या आप उसकी वर्डिंग देखकर कंफ्यूज ना हो पेपर में। तो मैंने जितनी हो सकी, जितनी मिली मुझे, वो सारी मैंने टाइप्स ऑफ करिकुलम का पार्ट बनाई है। ये इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इट्स ओके शगुफ्ता, लेकिन थोड़ा-सा जहाँ पर मैं रुक जाती हूँ दरमियान में, वो उस टाइम पर मैं थोड़ा डिस्टर्ब इसलिए हो जाती हूँ कि मुझे फ़ौरन से वो करना पड़ता है, जॉइन करना पड़ता है स्टूडेंट को। साउंड मैं ऑन नहीं रख सकती मोबाइल का, क्योंकि वो बार-बार रिकॉर्डिंग के दरमियान फिर वो टून बजती है, तो फिर वो अजीब-सी सिचुएशन होती है। ओके, तो अब हम टाइप जो है एक मिनट मैम, एक पढ़ेंगे, मिनट, एक चाइल्ड मिनट। सेंटर्ड मैम, करिकुलम। जी, जी। हेलो। जी, मैम जी। एक मिनट। मैम फॉर्मेटिव के लिए आपने कौन सा बताया था? समेटिव के और लिए प्रोडक्ट प्रोसीजर और फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव के के लिए? लिए मैंने प्रोसेस बताया था कि जो एक और वर्ड था उसके साथ, प्रोसेस के साथ, ये रहा प्रोसेस मॉडल जो है वो प्रोसीजर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मॉडल। को कर रहा है, ठीक है? और प्रोडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन को कर रहा है। अच्छा जी जी, चाइल्ड जज़ाकल्लाह हो सेंटर्ड गया। करिकुलम, टीचर सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, रिटन करिकुलम, हिडन करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ब्रॉड फील्ड करिकुलम, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, नल करिकुलम, ठीक है? और यहाँ पर लिस्ट में अभी वो जो एट द एंड मैंने स्लाइड्स ऐड की हुई हैं, वो इसमें अभी इंक्लूड शामिल नहीं किए हुए, वो इधर शामिल होंगे, ठीक है? तो उन्हें जब हम वहाँ जाएँगे तब हम स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कौन-सा करिकुलम होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसा करिकुलम जिसका फोकस जो होता है, जिसमें जो सेंटर पॉइंट होता है वो लर्नर होता है, चाइल्ड होता है, ठीक है? वो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है। अब इस करिकुलम का जो पूरा सेंटर पॉइंट होता है, जो मरकज़ होता है वो बच्चा होता है, ठीक है? कि लर्नर इसमें लर्नर के इंटरेस्ट पर भी फोकस होता है कि लर्नर क्या चाहता है, ठीक है? हम लर्नर के इंटरेस्ट को देखते हुए, लर्नर की एबिलिटीज़ को देखते हुए हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जिसका मेन फ़ोकस जो होता है लर्नर के इंटरेस्ट पर होता है, ठीक है? तो वो करिकुलम जिसमें लर्नर पर ज़्यादा फ़ोकस किया जाए कि लर्नर क्या सीखना चाहता है या लर्नर के लिए क्या ज़रूरी है या लर्नर जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्नर के, तो उसके अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन करना, वो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है, ठीक है? इसमें जो टीचर का रोल होता है, वो सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर का होता है, एक गाइड का होता है कि टीचर सिर्फ़ फैसिलिटेट कर रहा होता है स्टूडेंट को, जो वो चाह रहा है, ठीक है? उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वही चीज़ें जो है लर्नर को हेल्प आउट कर रहा है सिखाने में, उसे गाइड कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, ठीक है? ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है लर्नर सेंटर्ड का। इसे लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। उसके अलावा टीचर सेंटर्ड करिकुलम है, इसमें जो मेन फ़ोकस होता है, जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, वो टीचर की एबिलिटीज़ को सामने रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8th क्लास के लिए ये टीचर्स हायर किए हुए हैं, आपको पता है उनकी क्वालिफ़िकेशन लेवल ये है, उनका नॉलेज लेवल ये है, तो आप करिकुलम को उसी हिसाब से डिज़ाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नई भर्तियाँ नहीं कर सकते, नई टीचर हायर नहीं कर सकते, आपने उन्हीं को यूज़ करना है, तो आप उन्हीं को सामने रखते हुए टीचर को ही एज अ सेंटर कंसीडर करते हुए आपने करिकुलम डिज़ाइन करना है। तो वो करिकुलम जिसमें आप टीचर के नॉलेज को भी सामने रखें कि टीचर ये पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है? तो वो करिकुलम जो है वो टीचर सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो इस बात पर होती है कि नॉलेज डिलीवर करना है टीचर ने, ठीक है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज,
ठीक है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और स्किल्स, इस पर फ़ोकस होता है मेन, कि बस जो नॉलेज है ना वो हमने डिलीवर करना है, ठीक है? इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता कि स्टूडेंट की एबिलिटी है या नहीं है, स्टूडेंट इस काबिल है कि वो स्टूडेंट उस नॉलेज को एब्ज़ॉर्ब कर सके, इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता, इसमें सिर्फ़ फ़ोकस होता है टीचर पर होता है और इस बात पर होता है कि जो नॉलेज है बस हमने वो ट्रांसमिट करना है स्टूडेंट की तरफ, ठीक है? हमने स्किल्स है, इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ स्टूडेंट्स टीचर से स्टूडेंट की तरफ हमने डिलीवर कर देनी है, ठीक है? सिर्फ़ इसका मेन फ़ोकस ये होता है और टीचर इसमें सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है? सारी अथॉरिटी टीचर के पास होती है इसमें, ठीक है? यहाँ पर जो चाइल्ड होता है ना वो सिर्फ़ एक स्टूडेंट ही होता है, ठीक है? एक बच्चा ही होता है, जो टीचर कहेगा वो चाइल्ड ने लाज़मी ओबे करना होता है, ठीक है? चाहे उसमें चाइल्ड का इंटरेस्ट है या नहीं है, इस बात से कोई कंसर्न नहीं होता इसमें, ठीक है? और उसके अलावा जो टीचर है, वो ही उसे अथॉरिटी होती है तो तमाम प्लान्स और तमाम चीज़ें जो होती हैं उसमें टीचर का ही होल्ड होता है। टीचर खुद ही प्लान करता है उसने कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। उसमें बिल्कुल भी स्टूडेंट की राय या कुछ भी शामिल नहीं होता। तो यहाँ पर टीचर जो होता है वो सही मायनों में टीचर होता है, ठीक है? तो ये था टीचर सेंटर्ड करिकुलम। अब नेक्स्ट है कोर करिकुलम। कोर का एक हिंट ये माइंड में रखिएगा, कोर जो वर्ड है कोर करिकुलम जो है वो कॉमन करिकुलम कहलाता है, ठीक है? किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमन का वर्ड आ जाए कि कॉमन कोर्सेज, ठीक है? सेट ऑफ कॉमन कोर्सेज या कॉमन लर्निंग, ठीक है? मैंने अपने नोट्स में भी जो कॉमन का वर्ड है उसे बोल्ड किया हुआ है, इसीलिए कि कोर का वो हिंट है, ठीक है? जहाँ पर भी कॉमन का वर्ड आए आप समझ जाएँ कोर करिकुलम की बात हो रही है, ठीक है? जो हमारे सिंपल जो आम करिकुलम है ना, जो हमारे आम इसमें यूज़ होता है, उसे कोर करिकुलम ही कहते हैं, ठीक है? जो हम रियल लाइफ में करिकुलम सिंपली वर्ड्स में जिसे हम करिकुलम कहते हैं ना, वो कोर करिकुलम ही कहलाता है, ठीक है? हमारी जो कॉमन लर्निंग होती है जिसमें हमारी नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ ये तमाम चीज़ें हैं जो हम एक लर्नर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लर्नर के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए, तो वो कोर करिकुलम कहलाएगा। कॉमन जो हमारे कोर्सेज़ इंक्लूड होते हैं किसी भी करिकुलम में, वो कोर करिकुलम का ही पार्ट होते हैं, ठीक है? इसमें स्टूडेंट की जो ओवरऑल या टोटल ग्रोथ होती है उस पे फोकस होता है, ठीक है? उस पे एम्फसाइज़ होता है। अब उसमें जो हमारा फुल करिकुलम होता है वो यही होता है ना कि उसमें स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और मोरल जो एबिलिटीज़ हैं, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, सोशल, ठीक है? उसके स्किल्स, उसके एक्सपीरियंसेस हर चीज़ शामिल होती है। तो कोर करिकुलम भी वही करिकुलम है, वही कॉमन करिकुलम है जिसमें जो टोटल ग्रोथ है स्टूडेंट की वो शामिल हो, ठीक है? उसके बाद है रिटन करिकुलम। अब रिटन करिकुलम को ओवर्ट करिकुलम और एक्सप्लिसिट करिकुलम भी कहा जाता है, ठीक है? इसी तरह इसका ऑपोजिट है हिडन करिकुलम, जिसे कवर्ट करिकुलम कवर से निकला है, ठीक है? कोवर्ट करिकुलम भी कहा जाता है और इम्प्लिसिट करिकुलम भी कहा जाता है। तो ये इनके नाम हैं। अब रिटन करिकुलम नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा करिकुलम जो रिटन फॉर्म में आपके उसका पार्ट बने, ठीक है? रिटन फॉर्म में लिखा जाए कि ये चीज़ें आपके करिकुलम का पार्ट हैं, वो रिटन करिकुलम कहलाता है। इसमें कुछ भी ऐसा मतलब मुश्किल बात नहीं है। रिटन करिकुलम जो है ये आपका फॉर्मल करिकुलम होता है। रिटन वे में ज़ाहिर-सी बात है आपको एक करिकुलम प्रेज़ेंट किया जा रहा है तो वो एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपकी जो रिटन फॉर्म में आपके इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है अब ये रिटन करिकुलम है, ये डॉक्यूमेंट की शक्ल में भी हो सकता है, किसी टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, कोई वो आपकी किसी फ़िल्म फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है? इसमें रिटन शेप में किसी भी किस्म का आप कोई मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, कुछ यूज़ कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें रिटन डॉक्यूमेंटेड शेप में आपके पास मौजूद होती हैं। उसके बाद है हिडन करिकुलम, ठीक है? हिडन करिकुलम ऐसा करिकुलम होता है जो जिस अनप्लैन्ड हो, ठीक है? आपके करिकुलम का पार्ट ना हो, ठीक है? ना आपका इरादा हो उसे पढ़ाने का, लेकिन उसके बावजूद जो लर्नर्स हैं वो कुछ ना कुछ हासिल कर लें, कोई लर्निंग हो जाए उसकी, ठीक है? अनइंटेंडेड करिकुलम और अनप्लैन्ड करिकुलम और अनरिटन करिकुलम। हिडन करिकुलम कहलाता है जो कि आप पढ़ाना नहीं चाह रहे, ठीक है? लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट को इस्लामियात पढ़ा रहे हैं,
इस्लामियात में आप स्टूडेंट को चैप्टर पढ़ा रहे हैं इखलाकियात का, ठीक है? अब आप इखलाक के बारे में चैप्टर में लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं, उसका मकसद आपको है स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मकसद बेशक उस चैप्टर को इंक्लूड करने का मकसद यही होता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में, स्टूडेंट के अखलाक में चेंज लाना, लेकिन जो हमारा जो एजुकेशन साइड का वो बन गया है, वो सिर्फ़ एक चैप्टर ही कहलाने लग गया है कि टीचर ने वो लेसन डिलीवर करना है। क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो टीचर सेंटर्ड ही है मोस्टली, ठीक है? या सब्जेक्ट सेंटर्ड सिस्टम है हमारा। तो उसमें क्या होता है, हिडन करिकुलम ये होता है कि अब आपका पर्पज़ ये है कि आपने जस्ट स्टूडेंट को चैप्टर पढ़ाना है, स्टूडेंट एग्ज़ाम देना है और उसे पास करना है लाज़मी, ठीक है? तो लेकिन अब आपके उस मकसद से हटकर आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया। जो स्टूडेंट है उसके इखलाक में चेंज आने लग गया है, ठीक है? उसके बिहेवियर में चेंज आने लग गया है। वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ जो है अच्छा बिहेव करने लग गया, जबकि वो पहले ऐसा नहीं था। तो वो जो चेंज अब उसमें आ रहा है, जो कि प्लान्ड नहीं था या करिकुलम में राइट नहीं किया गया था, करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट नहीं था, तो वो जो चीज़ें जा रहा है वो हिडन करिकुलम कहलाता है, जो कि अनप्लैन्ड हो, अनइंटेंडेड हो, आपकी कोई इंटेंशन ना हो उसे पढ़ाने की या उसे सिखाने की, तो वो चीज़ें हिडन करिकुलम कहलाती हैं, ठीक है? ऑपोज़िट होता है ये रिटन करिकुलम के। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है? इंटीग्रेटेड करिकुलम ये होता है कि आप कुछ सब्जेक्ट के एरियाज़ को आपस में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है? कुछ स्किल्स को, ठीक है, करिकुलम के आप जो है आपस में सिंथेसाइज़ का वर्ड भी अगर यूज़ हो तो वो भी इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। इंटीग्रेट कहते हैं जोड़ देना, ठीक है? तो आप कुछ स्किल्स को या कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आपस में कंबाइन करके कोलेक्टिव एक करिकुलम डिज़ाइन कर लें, वो इंटीग्रेट करिकुलम कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जनरल साइंस का सब्जेक्ट होता है, हम जब मज़ीद आगे जाते हैं तो यही इंटीग्रेटेड करिकुलम जो होता है ना, मोस्टली छोटी क्लासेस में हमारे इम्प्लीमेंट हो रहा है। आई थिंक 3 क्लास तक ये यूज़ हो रहा है, जो एक ही बुक के अंदर, एक ही बुक शेप में कई कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दिए गए हैं स्टूडेंट को। हाँ इससे क्या जी, होता है, ये वो पियत-ए-आमा जनरल नॉलेज की बुक में है ये जी, जी, कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। मैं असल में वो हाँ, एक छोटी छोटा सा क्लासेस का बता मैंने दिया देखा था। हुआ नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि उनकी जो बुक्स हैं, वो जस्ट एक बाइंडिंग के अंदर कई-कई बुक्स होती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो वो इंटीग्रेट करिकुलम का जो सबसे मेजर बेनिफिट था, वो ये है कि स्टूडेंट का जो बर्डन है, बैग का वज़न है, वो कम हो गया है, ठीक है? तो स्टूडेंट की जो वो करिकुलम है, उसे इंटीग्रेट कर दिया गया, उसे कंबाइन कर दिया गया है। तो उसके अलावा जनरल साइंस की मैं एग्जांपल दे रही थी कि जनरल साइंस में जो होता है कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सबको कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या हुआ है कि अब ये सब्जेक्ट आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन छोटे लेवल पर जो है उन्हें उन कॉन्सेप्ट्स को, उन स्किल्स को कंबाइन कर दिया गया है, एक ही उसके अंदर ऐड करके, ठीक है? तो ये कहलाएगा इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है? इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा यही है कि जो है ओवरकम कर दिया गया है बैक सिस्टम को, ठीक है? बैक सिस्टम का जो वज़न है उसे कम कर दिया गया है स्टूडेंट पर से, और इसका पर्पज़ भी यही था। और ये 3 क्लास तक तो आई थिंक है कि सिंगल बुक में ही आप कुछ काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को, काफ़ी जो सिलेबस है या काफ़ी चीज़ों को ना कंबाइन कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। या इसका एक ये और 3 नाम भी तक होता तो है। जी। हाँ, 3 तक तो यही आ गया, 4-5 में जो है ना वो माशाअल्लाह में उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी जी, जी। इस तरह जो है ना वो हाँ टॉपिक्स जी, बिल्कुल। पॉलिटिकल अब साइंस अब वगैरह। जब पाक स्टडी होती है तो उसमें देखें कि जब वो छोटे लेवल पर होती है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी के एक-एक चैप्टर इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड करिकुलम कहलाता है। जब आगे बड़ी क्लास में जाते हैं तो वो हिस्ट्री का पोर्शन अलग हो जाता है, ज्योग्राफी अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं ये सेपरेट होती जाती हैं। हिस्ट्री में एमए हिस्ट्री पूरा एक फिर करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल जाता है आगे जाकर। लेकिन इंटीग्रेटेड करिकुलम में है कि वही उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ना एक सब्जेक्ट के, उसको कंबाइन कर दिया गया है। उनमें से छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा कर दिया गया है स्टूडेंट को एक उसमें। अब इसका एक सिंपल वर्ड है कि आप इस यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम, ठीक है? डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपने यूनिफाई कर दिया है एक ही बुक फॉर्म में,
या एक ही उसमें ये समझ लें कि टॉपिक बनाती है, तो वो इंटीग्रेटेड करिकुलम कहलाता है। अच्छा जी। उसके बाद है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मकसद ये होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है वो एज़ अ सेंटर जो है यूज़ किया जा रहा होता है, और इसमें सिर्फ़ बेसिक मकसद जो होता है वो ये होता है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के कंटेंट को आपने स्टूडेंट तक बस पहुँचा देना है, ठीक है? इसमें ना टीचर का इंटरेस्ट देखा जाता है, ना स्टूडेंट का इंटरेस्ट देखा जाता है। इसमें फ़ोकस होता है बस जो सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है ना, वो बस आपने स्टूडेंट पर थोप देना है, ठीक है? चाहे अब स्टूडेंट समझ पा रहा है या नहीं, चाहे टीचर समझा पा रहा है या नहीं। इसमें मेजर फ़ोकस सिर्फ़ सब्जेक्ट की तरफ होता है, उन टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स की तरफ होता है, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, बस आपने वो मतलब पढ़ा देना है। जो भी पर्पज़ था उस करिकुलम को डिज़ाइन करने का, बस आपने वो पर्पज़ पूरा करने की कोशिश करनी है। इससे आपका कोई कंसर्न नहीं होता कि टीचर पढ़ा पा रहा है या नहीं, या स्टूडेंट पढ़ पा रहा है या नहीं, ठीक है? ये सब्जेक्ट सेंटर्ड का जो है असल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इसमें जो है सिंपल फ़ोकस जो होता है वो सिर्फ़ नॉलेज पर होता है, सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है? इसमें और कुछ ऐसा मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो अब जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, ये हमारे हायर एजुकेशन में ज़्यादा ये वाला जो टाइप है करिकुलम की यूज़ होती है। आपने देखा होगा कि हायर एजुकेशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है टीचर ने बस अपना वो पेपर्स होने तक स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। वो सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा देते हैं। ना कोई सुनने-सुनाने का सिस्टम होता, ना कोई टेस्टिंग सिस्टम होता। और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि पेपर से पहले बस स्टूडेंट को 2-3 मंथ्स के लिए फ्री कर देते हैं। अब स्टूडेंट जाने उसका काम जाने, उसने एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे नहीं देना, कोई कंसर्न नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड सिस्टम कहलाता है, जिसमें जस्ट फ़ोकस होता है अपना बस सिलेबस कवर करवाने की तरफ, अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करवाने की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट है ब्रॉड फील्ड करिकुलम। ब्रॉड फील्ड करिकुलम को होलिस्टिक करिकुलम भी कहते हैं। ब्रॉड फील्ड करिकुलम सिंपली मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, ठीक है? जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है उसको मज़ीद उसका जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, या मज़ीद उसमें जो थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया गया है, वो मॉडिफ़िकेशन जो है वो ब्रॉड फील्ड करिकुलम कहलाती है, ठीक है? इसका पर्पज़ क्या होता है? इसमें ये होता है कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब इंटीग्रेट, अब फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ़ इंग्लिश सब्जेक्ट का जो भी करिकुलम है, ये कंटेंट है, आपने जस्ट वो कंप्लीट करवाया। ब्रॉड फील्ड अब उसकी मॉडिफ़िकेशन कैसे है कि आप उसी इंग्लिश सब्जेक्ट में के जो डिफरेंट स्किल्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इंग्लिश के अंदर ही अगर हम सब्जेक्ट सेंटर्ड की तरफ जाएँ तो इंग्लिश के अंदर एक सब्जेक्ट आपका राइटिंग का बन जाता है, एक लिसनिंग का, एक स्पीकिंग का, ठीक है? ये अलग-अलग एक सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है? अगर हम उसी को ब्रॉड फील्ड की बात करें तो हम सिर्फ़ सिंपली इंग्लिश पढ़ेंगे, उस इंग्लिश के अंदर हम ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, यानी अब हमने उस इंग्लिश को इतना ब्रॉड कर दिया है कि अब हम उसमें लिसनिंग भी, स्पीकिंग, राइटिंग, कंपोज़िशन, ठीक है? और कौन-सी रीडिंग, ठीक है? ये सारी स्किल्स जो है हम इस करिकुलम का पार्ट बना देंगे कि इंग्लिश के अंदर इंग्लिश को हमने इतना ब्रॉड कर दिया कि अब इंग्लिश के अंदर तमाम स्किल्स स्टूडेंट को आनी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए, ठीक है? ब्रॉड फील्ड का सिंपल याद रखिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इंटीग्रेटेड का आप याद रखिएगा यूनिफिकेशन, ठीक है? यूनिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है? उसके बाद है मैम मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है? उसके बाद है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, ठीक है? नाम से पता चल रहा है कि आप का जो मेजर फ़ोकस है वो सिर्फ़ थ्योरेटिकल की तरफ नहीं है, आप एक्टिविटी या एक्सपीरियंस बेस है। आपका जो एक्टिव लर्निंग, ठीक है? आप एक्टिव लर्निंग करवाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, तो एक्टिव लर्निंग का किस तरीके से करवा पाएँगे? आपका फ़ोकस जो है ना स्टूडेंट को सिर्फ़ नॉलेज डिलीवरी नहीं है, आपका फ़ोकस है कि स्टूडेंट उस नॉलेज को अप्लाई भी करके देखे, ठीक है? ऐसा करिकुलम जिसमें आप उस पढ़ाए हुए की एप्लीकेशन को भी देखना चाहते हैं, उसको एक्टिवली स्टूडेंट की परफ़ॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी करे, तो वो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम कहलाता है, ठीक है? और जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम होता है, बेस्ट करिकुलम है, और मोस्टली हमारे जो सिस्टम में है वो छोटी क्लासेस पे फिर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, बड़ी क्लासेस पे तो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, बड़ी क्लासेस पे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है।
तो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम मेरा ख़्याल है कि मिडल तक फिर भी कुछ चैप्टर्स में और कुछ चीज़ों में ऐसे इंक्लूड होते हैं जिसमें हम करवा रहे हैं, या बड़ी क्लासेस में आके जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर जस्ट एक्टिविटी को फॉलो किया जा रहा है, एक्टिविटी सेंटर्ड मेथड्स को फॉलो किया जा रहा है, तो लेकिन उसमें बिल्कुल भी नहीं है नल करिकुलम। अच्छा जी, एक सेकंड में स्टूडेंट को ज्वाइन कर लूँ। बहुत लेट को एक क्लास ज्वाइन करते हैं और मुझे ये 12 स्टूडेंट्स हैं आज क्लास में। ओके, नल करिकुलम कौन सा करिकुलम होता है? ये वो करिकुलम होता है जो पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है? जो हमारे करिकुलम का पार्ट ना हो उसे नल करिकुलम कहते हैं, ठीक है? अब अगर ये नहीं करिकुलम का पार्ट हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाया ना जाए, ठीक है, वो नल करिकुलम कहलाता है। वो कैसे कि जो फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में कुछ चैप्टर्स ऐसे इंक्लूड होते हैं जो हमारी टीचर जो है वो निकलवा देती हैं, ठीक है। अब निकलवाने की वजह क्या होती है कि या तो टीचर जानबूझकर इग्नोर कर दे, उसे खुद नहीं आता वो, ठीक है, उसे एक्सक्लूड कर दे करिकुलम से, पढ़ाए ना उसके, और या अनइम्पोर्टेंट लगे टीचर को, ठीक है, या फिर मतलब दो बातें हैं, दो वर्ड इसके लिए यूज होते हैं, डेलिबरेटली और अननोइंगली, ठीक है, जानते बूझते हटा दें या फिर ऐसे अनजाने में स्किप हो जाएं कुछ चीज़ें, तो वो नल करिकुलम कहलाती है, वो चीज़ें जो पढ़ाई ना जाए, ठीक है, स्कूल्स डोंट टीच, ठीक है, वो जो करिकुलम या वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो नल करिकुलम कहलाता है, ठीक है, जिसे डेलिबरेटली या अननोइंगली इग्नोर कर दे टीचर, वो चीज़ क्या कहलाती है? नल करिकुलम कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ इधर इन करिकुलम की टाइप्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें। मैम हिडन हिडन फिर कौन सा होगा? हिडन करिकुलम का मैंने आपको बताया था, एक तो सबसे पहले कि ये ऑपोजिट है, ठीक है, बिल्कुल रिटन करिकुलम के ऑपोजिट करिकुलम, वो करिकुलम जो रिटन फॉर्म में ही ना हो, ठीक है, यानी आपने जो करिकुलम राइट किया है रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कि आपने ये चीज़ें पढ़ानी है, उससे हटकर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्टूडेंट लर्न कर ले, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्टूडेंट के अंदर चेंज आ जाए कुछ पढ़ने से, तो स्टूडेंट में कुछ इखलाकी तौर पे चेंज आ जाए, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाए। कुछ होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स इतने जीनियस होते हैं कि हम उन्हें जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो उससे कुछ एक्स्ट्रा थिंक करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन है जिससे उन्हें कुछ वो कुछ अपने आइडियाज़ या कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो वो हिडन करिकुलम कहलाता है, जो कि पार्ट तो नहीं है आपके करिकुलम का लेकिन फिर भी सीख लिया आपने, ठीक है, वो हिडन करिकुलम कहलाएगा। ठीक है? यानी जिसे आप सिखाना भी नहीं चाह रहे, ये कोई आपकी इंटेंशन भी नहीं थी, ना आप सीखने का आपको था आइडिया कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये चीज़ें सीख सकेंगे। होता है ना चैप्टर के शुरू में ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट ने उसके अलावा भी, उन ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी जो है सीख लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के मुझे नहीं पता कौन-सी आई थिंक 8th क्लास के उसमें मैजिक शो के नाम से एक चैप्टर है। अब उस मैजिक शो के जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होते हैं वो ये थोड़ी दिए होते हैं कि स्टूडेंट मैजिक करना सीखेगा। ऑब्जेक्टिव्स रिटन में ये राइट किए हुए होते हैं कि स्टूडेंट इंग्लिश का चैप्टर है, ज़ाहिर सी बात है, तो पर्पज़ यही होता है कि स्टूडेंट है इंग्लिश स्पीकिंग सीखेगा, रीडिंग कर पाएगा इजीली, ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाएगा, और ये भी सीखेगा उसमें जो मैजिक शो वाला चैप्टर है उसमें तकरीबन एक किस्म के डायलॉग्स ही हैं कि मैजिशियन ये बात करता है, स्टूडेंट ये पूछता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट को पता चलेगा कि दो लोगों के दरमियान बातचीत क्या होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है कि उसके अंदर जो ट्रिक्स दिखाई गई है ना, स्टूडेंट उसकी बार-बार प्रैक्टिस कर लेता है बाद में, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद स्टूडेंट उनमें से कोई से एक मैजिक की ट्रिक सीख जाता है। अब वो जो मैजिक की ट्रिक सीखता है, वो एक किस्म का हिडन करिकुलम कहलाएगा, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में, आपके करिकुलम में राइट नहीं किया गया था कि ये चीज़ें स्टूडेंट उस चैप्टर को पढ़कर सीखेगा। लेकिन स्टूडेंट ने कोई न्यू चीज़ सीख ली है, उसमें चेंज आ गया है, कोई स्किल डेवलप हो गई है, वो हिडन करिकुलम कहलाएगा। क्लियर है? हाँ जी मैम, बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह। ओके, और किसी को कोई इश्यू है? मैम एक मैसेज इसी में किया हुआ है कि नल करिकुलम को एक्सक्लूडेड करिकुलम भी कहते हैं, इज इट हाँ राइट? जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं आगे स्लाइड में एक्सक्लूडेड करिकुलम का मैंने अलग से उसे ऐड कर लिया है और उसका भी
वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि नल करिकुलम, एक्सक्लूडेड करिकुलम कहलाता है। हम वहीं पर जाते हैं, हम इन टाइप्स को ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब हम पहले यहाँ आप जब जो नल करिकुलम वाली बात की है ना, पहले हम इधर ही आ जाते हैं। ये देखें, एक्सक्लूडेड करिकुलम। ये मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे ये बहुत बाद में मिली थी, तो मैंने उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं टर्म्स को यहाँ पर एज़ इट इज़ लिख लिया ताकि वो आपके सामने आए, ठीक है? तो एक्सक्लूडेड करिकुलम इज़ आल्सो नोन एज़ द नल करिकुलम। इट रेफर्स टू व्हाट कंटेंट इज़ नॉट टॉट इन अ कोर्स, ठीक है? मैंने बताया ना, नल करिकुलम वो है जो टीच ना किया जा रहा हो, ठीक है? तो इसमें भी यही है कि इसका भी जो कंसर्न होता है ये उससे होता है जो नहीं पढ़ाया जाएगा, जो एक्सक्लूड कर दिया है टीचर ने आपके करिकुलम में से। करिकुलम में मौजूद होता है लेकिन स्किप कर दिया है, इग्नोर कर दिया टीचर ने, तो वो चीज़ एक्सक्लूडेड करिकुलम और नल करिकुलम कहलाएगी, ठीक है? क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं टॉट जी करिकुलम जी को। मैम। नाम से पता चल रहा है वो करिकुलम जो पढ़ाया जाए, जो टीच किया जाए। इसे आप नल का ऑपोजिट भी कह सकते हैं, ठीक है? नल जो टीच ना किया जाए, टॉट करिकुलम जो टीच किया जाए, ठीक है? ये वो करिकुलम होता है। इसकी ये बहुत सारी डिटेल्स मैंने इसलिए डाल दी थी कि ये हैंडआउट्स में या नोट्स में मैंने ये नहीं पुट की थी, तो ये यहीं पर ही मैंने डिस्क्राइब कर दी थी। इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा। इसका सिंपली यही है कि जो टीचर है, जो करिकुलम है वो आपको कैसे पढ़ाता है, ठीक है? जो सिर्फ टीचिंग इसका मकसद है टॉट करिकुलम का, जो पढ़ाया जाएगा, जो टीचर पढ़ाएगा आपको, ठीक है? उसके बाद है स्पोर्टेड करिकुलम। स्पोर्टेड करिकुलम वो करिकुलम होता है जो आपको कोई भी लेसन डिलीवर करने में आपको हेल्प आउट करे। इसमें आपके एडिशनल मटेरियल, एडिशनल रिसोर्सेज, एडिशनल टूल्स शामिल होते हैं, आपके कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं जो आप स्टूडेंट से मतलब स्टूडेंट को लेसन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जो आप एग्जाम्पल्स, जो अपने एक्सपीरियंसेस जो पुट करते हैं, वो स्पोर्टेड करिकुलम ही कहलाता है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल लाजमी नहीं है कि स्पोर्टेड करिकुलम आपकी टेक्स्ट बुक का पार्ट हो, लाजमी नहीं है। एक्सपोर्टेड करिकुलम होता है आपके क्लासरूम में और क्लासरूम से बाहर कहीं भी आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट को कोई लेसन पढ़ा, फॉर एग्जांपल मैजिक शो ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपके अपने स्कूल में जिस तरह के आते भी हैं, मैजिशियन आ जाता है, तो आप स्टूडेंट को फ़ौरन से एग्जाम्पल पुट करते हैं कि ये देखें, ये वाली चीज़ जो ट्रिक है वो हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो वो चीज़ जो है इस टाइम पे आपको एज़ अ स्पोर्टेड करिकुलम वर्क कर रही है, ठीक है? अब इसमें टेक्स्ट बुक इंक्लूड हो सकती है, फील्ड ट्रिप्स भी शामिल हो सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है? कुछ भी न्यू टेक्नीक्स जिसमें आप जो भी एक्सपीरियंस है इस स्टूडेंट के जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सपीरियंसेस के साथ एंगेज करते हैं, ठीक है? वो चीज़ें जो हैं सपोर्टेड करिकुलम कहलाती हैं, ठीक है? वो करिकुलम जो सपोर्ट कर रहा हो आपको लेसन को अंडरस्टैंड करने में। असेस्ड करिकुलम, ठीक है? इसे टेस्टेड करिकुलम भी कहते हैं। अब इस सिंपल असेस्ड वर्ड असेसमेंट से निकला है, तो इसका मतलब ये है कि वो करिकुलम या वो चीज़ें जो आपको स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट की जो भी अचीवमेंट है, सक्सेस है, उसको मेज़र करने में हेल्प आउट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ें कौन-सी होती हैं, आपके टेस्ट, आपके क्विज़, आपकी किसी भी किस्म के असेसमेंट, चाहे वो आप फॉर्मेटिव कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो तमाम जो चीज़ें हैं, वो असेस्ड करिकुलम का पार्ट होती हैं, जिसको आप फॉर एग्जाम्पल आपका भी असेस्ड करिकुलम एक बुक में भी मेंशन किया हुआ होता है। वो कैसे, हर चैप्टर के एंड में एक टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है? लिखा होता है स्टूडेंट की ये अब असेसमेंट हो रही है, तो उसमें स्टूडेंट से कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने को कहा जाता है, तो वो भी एक असेस्ड करिकुलम का पार्ट है कि स्टूडेंट से पूछा कहा गया है कि आप ये करके दिखाएं, ठीक है? तो वो भी असेस्ड करिकुलम का पार्ट है। उसके अलावा कोई टेस्ट या क्विज वगैरह हर चैप्टर के बाद टीचर ले लेती है, तो वो भी असेस्ड करिकुलम का पार्ट है। उससे ये होता है कि हम ये चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं इस लेसन को समझने में, ठीक है? उसके बाद है रिकमेंडेड करिकुलम, ठीक है? रिकमेंडेड नाम से पता चल रहा है, ये सिर्फ वर्ड्स की खेल है, ठीक है? ये जो करिकुलम की टाइप्स जो ये बता रहे हैं, ये सिर्फ वर्ड डिफरेंट है, उस वर्ड को अंडरस्टैंड करके आप आंसर कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। रिकमेंडेड करिकुलम वो करिकुलम जो आपको रिकमेंड किया गया हो कि आपने इसको अब यूज़ करना है, इस करिकुलम को सामने रखते हुए आपने चलना है, तो वो करिकुलम रिकमेंडेड करिकुलम कहलाता है, ठीक है? अब उन्होंने कहा है कि रिकमेंडेड करिकुलम है वो डिफरेंट सोर्सेज से आपके सामने आ सकते हैं, कि कुछ रिसर्चर्स हैं वो मतलब करिकुलम आपके लिए बता दें कि ये करिकुलम बेस्ट है और उसी को इम्प्लीमेंट हो जाए आप पर।
कुछ पॉलिसी मेकर्स हो गए हैं, ठीक है? तो इस तरह के जो भी एक्सपर्ट्स हो गए हैं, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिनकी तरफ से रिकमेंड किया जाए कि ये हमारी ज़रूरियात हैं, नीड्स हैं, इनको देखते हुए ये करिकुलम हम रिकमेंड करते हैं कि ये पढ़ाया जाए। तो वो रिकमेंडेड करिकुलम कहलाता है। एक्सक्लूडेड करिकुलम हम पढ़ चुके हैं। मैम एक्सक्लूडेड करिकुलम कौन-सा करिकुलम होता है? ठीक है, नल करिकुलम को ही कहते हैं। ये थी अच्छा आगे भी हैं। लर्न हेलो करिकुलम जी, जी। मैम, ये जो आपने लास्ट पढ़ाया रिकमेंडेड करिकुलम, जी, जी। इसमें मेरे जो मुझे समझ आ रही है, इसमें नाल के अलावा बाकी सारे शामिल हाँ जी, बिल्कुल। हैं, तो वो नहीं, रिकमेंडेड ही नहीं, होते हैं नहीं कि इस नहीं करिकुलम पे नल जो करिकुलम होता है ना, नल नाल को हमने करिकुलम पढ़ाना नहीं है। मेरी बात सुनो, आवाज़ आ रही है? नल करिकुलम होता है, वो हमारे करिकुलम का पार्ट होता है, वो रिटन करिकुलम ही होता है, उसे ये मत मिक्स कर देना। लेकिन वो चीज़ होती है जो टीचर स्किप करवा देती है, ठीक है? तभी मैं कही थी डेलिबरेटली या अननोइंगली, ठीक है? जानबूझकर या ऐसे अनजाने। टीचर स्किप करवा देती है, वो नल करिकुलम होता है, लेकिन वो करिकुलम का पार्ट होता है, वो रिटन फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि ये चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है, आपके करिकुलम का पार्ट है। लेकिन वो टीचर अब चाहे कई वजूहात हैं, किसी भी वजह से वो उसे खत्म करवा दे, एक्सक्लूड कर दे, वो नल करिकुलम है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो रिकमेंडेड करिकुलम है वो नल करिकुलम के अलावा, नल करिकुलम तो पार्ट होता है, वो भी रिकमेंडेशन में शामिल होता है। वो तो टीचर आगे से स्किप करवा देती है ना, इम्पोर्टेंट नहीं समझती इसलिए करवा देती हैं, या उसे शायद उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो इसलिए कोशिश करती है कि बस मैं जो चीज़ मुझे नहीं पता वो मैं ना बताऊँ स्टूडेंट को, या फिर उससे ऐसे स्किप हो जाता है, उसे पता नहीं चलता, ठीक है? तब वो नल कहलाता है। तो या फिर कोई रिकमेंडेड इम्पोर्टेंट करिकुलम आप ये कह सकते हैं कि हिडन करिकुलम के अलावा, ठीक है? क्योंकि हिडन करिकुलम वो वाली स्किल्स या वो एबिलिटीज़ होती हैं जो मेंशन तो नहीं होती लेकिन हम सीख लेते हैं। जो रिकमेंड तो नहीं की गई होती लेकिन हम उसे किसी न किसी तरह वो स्टूडेंट में आ जाती हैं। तो वो चीज़ हिडन करिकुलम कहलाती है। यस मैम, क्लियर है? यस मैम, ओके, ओके। यस मैम। मैम कौन सा ये जो रिकमेंडेड करिकुलम है ये हिडन के अलावा बाकी रिकमेंडेड सब्जेक्ट जो करिकुलम करिकुलम है ना, में इसमें हिडन नहीं शामिल होता। अब जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी है ना, उसमें एक हिडन करिकुलम ऐसा करिकुलम था जो कि रिटन करिकुलम नहीं था, ठीक है? बाकी सारा रिटन करिकुलम ही है, ठीक है? असेस्ड करिकुलम, हाँ रिकमेंडेड जी, हाँ जी, करिकुलम, समझ ये आ गया। तमाम चीज़ें एक फॉर्मल करिकुलम है। लेकिन जो हिडन करिकुलम है, वो चीज़ है जो अनप्लैन्ड है, ठीक है? अनइंटेंशनल है, हमारा कोई इरादा ही नहीं है उसे सीखने का और सिखाने का। तो लेकिन वो इस लर्नर में खुद से आ गई, ठीक है? चेंज आ गई है। खुद वो अपनी किसी एबिलिटी की बेस पे उसने कुछ एक्स्ट्रा सीख ली है, कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा अंडरस्टैंड कर लिया है, तो वो चीज़ हिडन करिकुलम कहलाती है। मैंने कहा था हिडन जो है वो ऑपोजिट है रिटन करिकुलम के। नेक्स्ट है लर्न करिकुलम। नाम से पता चल रहा है जैसे टॉट करिकुलम, करिकुलम जो पढ़ाया जाए। लर्न करिकुलम वो करिकुलम जो सीखा जाए, ठीक है? जो स्टूडेंट जो है सीखे, वो करिकुलम होता है। अब इसमें क्या होता है हमारे सब्जेक्ट का नॉलेज, ठीक है? वो चीज़ें मैम शामिल होती हैं, हमारे कोई एक्सपीरियंस वो शामिल होते हैं, ठीक है? अब ये जो भी चीज़ स्टूडेंट सीख रहा है, स्टूडेंट ने लर्न की है, वो लर्न करिकुलम कहलाता है, यानी सीखा जाने वाला करिकुलम, सिंपली, ठीक है? और कोई इसका ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है सोसाइटियल करिकुलम। सोशल करिकुलम भी कहते हैं इसे। अब ये जो करिकुलम होता है ये किस्म का इनफॉर्मल करिकुलम है, ठीक है? इसका हमारे एजुकेशन साइड से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है? ये वो करिकुलम है, नाम से पता चल रहा है सोशल करिकुलम या सोसाइटल करिकुलम, जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है? अब इसमें मोस्टली हम जो स्टूडेंट है या चाइल्ड है वो अपनी फैमिली से सीखता है, ठीक है? अपने दोस्तों से सीखता है, अपने बहन भाइयों से सीखता है, अपने हमसायों से सीखता है। उसके अलावा और मस्जिद में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, जहाँ भी है वहाँ से सीखता है, ठीक है? तो ये तमाम जो चीज़ें जो वो एक आउटसाइड द स्कूल सीख रहा है, वो सोसाइटियल करिकुलम का पार्ट होता है, ठीक है? जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व हो रही है, वो करिकुलम सोसाइटियल करिकुलम कहलाता है और ये इनफॉर्मल करिकुलम है, ठीक है? जो बाकी हमने अभी तक टाइप्स पढ़ी हैं, हिडन के अलावा, वो सारी फॉर्मल करिकुलम थी। फॉर्मल वो होती है जो रिटन फॉर्म में हो, ठीक है? जो आपको रिकमेंड की गई हो बाकायदा, वो फॉर्मल होती हैं। इनफॉर्मल वो हैं जो एक किस्म का, अब ये भी हिडन में भी आ जाती हैं ये सोसाइटल वाली करिकुलम, कि ये रिटन नहीं है,
इसका कोई स्कूल की बाउंड्री के अंदर कोई अमल दखल नहीं है। ये स्टूडेंट की अपनी मतलब जो है लर्निंग है जो कि उसने बाहर से सीखी है। उसके बाद है फैंटम करिकुलम। मैम इसको इनफॉर्मल क्यों नहीं कहते सोसाइटी वाली को? तो ये कोई इनफॉर्मल फॉर्मल कहते हैं, वे में मैं तो कह रही हूँ ना इनफॉर्मल तो करिकुलम। मैम ने बोला इसी को मैम ने बोला कि समझ नहीं आई आपकी बात? ठीक है मैम, सॉरी मुझे सुनने में हो गई। हाँ जी, क्योंकि यहाँ मेंशन है इनफॉर्मल करिकुलम और मैं वही क्लियर कर रही हूँ कि जो रिटन करिकुलम या हिडन के अलावा जितनी भी हमने करिकुलम पढ़े हैं वो सारे फॉर्मल थे क्योंकि वो रिटन फॉर्म में थे, ठीक है? अभी जो इनफॉर्मल करिकुलम आ रहे हैं वो ये है सोसाइटल करिकुलम है। हिडन को भी हम इनफॉर्मल करिकुलम कह सकते हैं क्योंकि वो भी लर्नर खुद सीखता है, खुद चेंज लाता है अपने अंदर, ठीक है? तो उसके अलावा भी हम एक इंटरनल भी पढ़ेंगे, वो भी लर्नर के अंदर की खुद की यानी चेंजिंग्स हैं वो शामिल होंगी। फैंटम करिकुलम का जो हिंट है वो मैंने फैंटम के एम से हमेशा याद रखने के लिए रखा हुआ है और यकीन करें मुझे कभी नहीं भूलता। एम फॉर मीडिया, ठीक है? वो करिकुलम जो हम मीडिया से सीखते हैं, ठीक है? मीडिया के न्यूज़ सुनकर या इन चीज़ों के थ्रू सीखते हैं वो फैंटम करिकुलम कहलाता है। बस इसका इतना ही आपने याद रखना है। concomitant curriculum, ठीक है? यानी what is taught or emphasized at home or those experiences that are part of family's experiences। अब इसमें ये है कि जो ये वो करिकुलम है जो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप इस तरह याद रखें कि आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट जो चाइल्ड है, यहाँ मैं स्टूडेंट नहीं बोलूँगी, यहाँ मैं चाइल्ड बोलूँगी क्योंकि ये करिकुलम भी फॉर्मल नहीं होता। ये भी ठीक है किसी दूसरे वे से प्लीज माइक ऑफ कर दें या कुछ पूछ रही हैं आप? ओके, ये करिकुलम भी जो होता है ये अपने इसमें फैमिली का एक्सपीरियंस शामिल होता है कि कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है? वो आपको मस्जिद लेके जा रहा है तो मस्जिद में आप क्या-क्या सीख कर आ रहे हैं, आपकी वैल्यूज़, आपकी एथिक्स यानी आप जो हैं आपको ये पता चल रहा है आप मुस्लिम हैं और आपने मस्जिद जाना होता है, इस टाइम जाना होता है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, जो आप फैमिली की प्रेफ़रेंस सीख रहे हैं। पूरी सोसाइटी यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ आपके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है? सोसाइटी की जहाँ बात आएगी वो सोसाइटल करिकुलम है। यहाँ जहाँ फैमिली के अपने एक्सपीरियंस से या मतलब फैमिली जो ट्रेडिशन फ़ॉलो करती है वही चीज़ें फिर आप सीख रहे हैं। वही वैल्यूज़ आप में आ रही हैं, वो एथिक्स आप में आ रहे हैं, वो मोरल्स आप में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम कहलाती हैं, ठीक है? फैमिली का एक्सपीरियंस शामिल होगा इसमें। यहाँ पर हर जगह पर आप देख लें बार-बार फैमिली का ही ज़िक्र किया गया है। फैमिली, यहाँ फैमिली कहीं सोसाइटी की बात नहीं हो रही। अब ये देखिए यहाँ सोशल एक्सपीरियंसेस की बात हो रही है लेकिन बेस्ड ऑन फैमिलीज़ प्रेफरेंसेस यानी जिसको फैमिली जो चीज़ें जो आदात फैमिली में है ना, आप वही चीज़ें पिक कर रहे हैं, आप वही रिवायात फ़ॉलो कर रहे हैं। अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल कास्ट ये भी इनफॉर्मल होगा? जी, ये भी ये भी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है और बिल्कुल, हिडन है? ये भी इनफॉर्मल होगा, ठीक है? और ये हिडन है? हाँ, हिडन ही ये समझ सोसाइटल का सबसेट होगा। ये सोसाइटियल है लेकिन सोसाइटी में सारे सोसाइटी के जो एस्पेक्ट है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं इसीलिए आपको क्लियर कर रही हूँ कि इसमें जो कॉन्कॉमिटेंट में सिर्फ आपकी फैमिली इंक्लूड होगी। अब कुछ चीज़ें होती हैं, अब सोसाइटी से तो सोसाइटी में तो बहुत कुछ आ जाता है ना। सोसाइटी में मैंने वहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी कि नेबर्स आ जाते हैं आपके, फ्रेंड्स आ जाते हैं, फैमिली भी आ जाती है। उसके अलावा आप अपनी इबादतगाह में जा रहे हैं, वो चीज़ आ जाती है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन जहाँ पर आप जॉब करते हैं, मीडिया, हर चीज़ शामिल हो गई है, ठीक है? जो आपको कहीं न कहीं आप में आपके लर्निंग में इज़ाफ़ा कर रही है, ठीक है? लेकिन कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम में आपका फैमिली का एक्सपीरियंस शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट कास्ट और के लिहाज से जो लोग हैं या फैमिलीज़ हैं, उनका रहन-सहन उनके अकॉर्डिंग होता है, उनका डिफरेंट होता है, ठीक है? तो वो चीज़ें जो वो अपनी फैमिली से अपने बिलीव्स को, अपने वैल्यूज़ को सीखे, जो ठीक है, वो चीज़ें अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हिंदू होते हैं, उनकी फैमिलीज़ का जो होता है सिस्टम एक अलग-सा होता है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल उनके घरों में जूता पहन कर नहीं आना और ये चीज़ें अब वो जो इस तरह की चीज़ें सीख रहा है, वो चीज़ कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम का पार्ट है, इनफॉर्मल होता है, लेकिन अपनी सिर्फ़ फैमिली मेंबर से या फैमिली की जो जिस चीज़ को फैमिली प्रेफ़र कर रही है, वो उसी चीज़ को लर्न कर रहा है, उसी चीज़ से उसका बिहेवियर मोल्ड हो रहा है, वो चीज़ें कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम कहलाती हैं। ठीक है?
मैम इसकी भी कोई रट्टा लगाने वाला, जैसे आप इतनी चीजें बताती मैं हैं कि बताती ये हूँ, मुझे। मैंने जो इसका इसका जो मैंने रट्टा लगाया था, बाकी सारे करिकुलम की टाइप्स हैं वो नाम से ही अंडरस्टैंड हो जाती हैं, ठीक है। फैंटम और कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम जो है, ये ऐसा करिकुलम था जो मिक्सअप होने वाला था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इनमें से एक का माइंड में रखा था, फैंटम का, कि फैंटम एम से एंड हो रहा है तो एम फॉर मीडिया, ठीक है, कि मीडिया से जो सीखे। उसके बाद मुझे कॉन्कॉमिटेंट याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मुझे खुद ही मस्जिद की एग्जाम्पल जहन में आ जाती है। तो मैं इसलिए इसको हमेशा याद रखती हूँ कि कॉन्कॉमिटेंट जो है हम अपने फैमिली के एक्सपीरियंस से, या हमारी जो फैमिली है उसका जो ट्रेडिशन है, जो भी रिवायात है, हम उसको सीख रहे हैं, तो वो कॉन्कॉमिटेंट करिकुलम है। इनमें से सिर्फ ये दो ही हैं मिक्सअप होने वाले, तो उसमें मैंने फैंटम एम से एंड हो रहा है तो एम फॉर मीडिया, मैंने इसका माइंड में एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, वो इसलिए मैं शेयर भी आपसे कर रही हूँ कि दो कॉन्सेप्ट मिक्स होने वाले हैं। तो इनमें से बस एक का आप हिंट रख लें तो दूसरे का ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जी, सोसाइटियल नाम ये से, एक डिफरेंस। ठीक हाँ, है। एम का डिफरेंस ये ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, कॉमिटेंट जो है ना, कॉन्कॉमिटेंट, हाँ जी, ये हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, बस मतलब आप इस कॉन्कॉमिटेंट के अब एम मिक्सअप में नहीं हो मत रहा उलझें। फैंटम के साथ। नहीं, कॉन्कॉमिटेंट के एम में मत उलझें, कॉन्कॉमिटेंट को इग्नोर कर दें, ठीक है? तब आपको याद हाँ रहेगा। जी, लेकिन अच्छा, इस तरह याद जी, रख सकते हैं, एक और फैंटम हिंट के एम दूँगी से ही मैं, है ना वो। कॉन्कॉमिटेंट का एम मिडल में है, ठीक है? मिड में है, तो फैमिली का एम भी मिड में है, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी लिंक कर सकते हैं। इसी तरह अगर फैंटम का एम एंड में है, तो मीडिया मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एम स्टार्ट में है। लेकिन मैंने ज़्यादा 2 का हिंट नहीं याद रखा था, मैंने जस्ट 1 का याद रखा था, तो सेकंड मुझे ऑटोमैटिक याद रहता है। ठीक है? ये वाला तो बस अभी क्रिएट किया मैंने कि एम से सेंटर में है तो फैमिली का भी सेंटर में है। मैम ये बहुत अच्छा क्रिएट किया, आप इस तरह क्रिएट करती हैं, मैं माशाल्लाह। ऐसे ही कुछ याद, असल में एक टेक्निकल फॉल्ट मुझ में ये है कि मुझे याद करने वाली चीज़ें याद नहीं होती हैं आसानी से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो अब पेपर में तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं याद भी रखनी होती हैं। तो मैं उनको इसी तरीके से याद करती हूँ। अब जिस तरह ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उनके ईयर्स वगैरह हैं, तो मैं उन ईयर्स को कंबाइन करके कोई एक नया ईयर क्रिएट कर लेती हूँ। जब मैं फ़ौरन से ब्लूम टैक्सोनॉमी, मुझे फिर उनके रट्टे नहीं लगाने पड़ते, मुझे वो एक शॉर्ट टर्म में एक याद कर बस रखना ज़हन में रह जाता है कि मैंने ये फिगर क्रिएट किया था, और बस इससे मुझे पता चल जाता है कि फर्स्ट वन जो है वो पहले ही कॉग्निटिव को कर रहा है, दूसरी अफेक्टिव को और फिर साइकोमोटर को, ठीक है। तो इस तरीके से हिंट से याद रहता है और ज़्यादा अरसे तक याद रहता है। तो बाकी वो आप भी ये सीखेंगे रट्टा नहीं इंशाल्लाह। होता, ये जो मैं लगा रही हूँ, ये रट्टा नहीं होता। रट्टा वो होता है जिसमें आप ज़ुबानी ऐसे रटने की कोशिश कर रहे होते हैं, याद करने की। ये मैं हिंट अपने माइंड में रखती हूँ, मुझे हमेशा याद रहे, ठीक है। ये मैं इसे लॉजिकल लर्निंग कह सकती हूँ। और ऐसी चीज कभी भी नहीं भूलती। ये कभी भी नहीं माशाल्लाह, मैं हम भी आपसे सीखेंगे ये जो आपने बताई है ना वो। हाँ, ये आपको कभी भी नहीं जी, भूलेंगी, 1 से 2 बार आपको जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में ये डिफरेंस आ जाएगा, ये वाली चीज़ हिंट आ जाएगा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, आप फिर कभी भी नहीं भूल सकेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। रिटोरिकल करिकुलम वो करिकुलम होता है जो किसी कोई पॉलिसी मेकर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन, स्कूल ऑफिशियल या कोई एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके लिए जो है ऑफर करें जो करिकुलम, ये रिटोरिकल करिकुलम होता है, ठीक है। ये प्रोफेशनली होता है, ठीक है। इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोफेशनल करिकुलम है। इसमें जो भी जो पॉलिसी मेकर्स के आइडियाज़ और वो तमाम चीज़ें हैं, वो आप उन तमाम को देखते हुए एक करिकुलम डिज़ाइन कर लेते हैं, और होता भी ऐसे ही है, ठीक है। बस ये रिटोरिकल करिकुलम है, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। आप ये करिकुलम, ये भी एक किस्म का ऑथेंटिक करिकुलम है। इसमें आप जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको सामने रखते हुए ये करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वही सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि एक करिकुलम में करिकुलम डिज़ाइन करते हुए हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर क्या-क्या वर्ड्स यूज़ किए, मैं जिस तरह आपने लिखा है इसमें लिखा हुआ है कि जो पॉलिसी मेकर्स, उनके आइडियाज़, एडमिनिस्ट्रेटर्स के, पॉलिटिशियंस के, स्कूल ऑफिशियल्स के, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी किस्म के कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हुई है, कंटेंट चेंजेस हुई है, पब्लिक स्पीचेज़ हैं, ठीक है, कोई रिपोर्ट पेश की गई है, और उसके अलावा कोई वर्क है किसी का पब्लिश किया हुआ, उसको देखते हुए आप अपने करिकुलम में तब्दीली करेंगे, वो रिटोरिकल करिकुलम कहलाएगा, ठीक है। किसी भी एक्सपीरियंस लोगों के आइडियाज़ से पूरा एक करिकुलम जो डिज़ाइन करेंगे, वो रिटोरिकल करिकुलम कहलाएगा। ये भी प्रोफेशनल और फॉर्मल करिकुलम होता है, ठीक है। करिकुलम इन यूज़, सिंपल,
ये रिटन करिकुलम ही है, उसी का ही एक और नाम है, फॉर्मल करिकुलम है। करिकुलम इन यूज़ वो करिकुलम जो इस वक़्त आप यूज़ कर रहे हैं स्कूल के अंदर, ठीक है? इनसाइड स्कूल, ठीक है? तो वो करिकुलम आपका कहलाता है करिकुलम इन यूज़। इसमें टेक्स्ट बुक शामिल होती हैं, ठीक है? उसके अलावा इसमें कुछ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी आपके करिकुलम का पार्ट होती हैं, गेम्स वगैरह। वो भी उस वक़्त करिकुलम इन यूज़ ही कहलाएगा, वो करिकुलम जो इस वक़्त एक्चुअली में आप स्कूल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? द करिकुलम इन यूज़ इज़ द एक्चुअल करिकुलम दैट इज़ डिलीवर्ड एंड प्रेज़ेंटेड बाय ईच टीचर, ठीक है? वो करिकुलम जो इस वक़्त यूज़ में है, सिंपली, ठीक है? वो करिकुलम कहलाता है करिकुलम इन यूज़। ये फॉर्मल होता है, रिटन होता है, ठीक है? क्लियर है? जी मैम। रिसीव्ड करिकुलम वही लर्न्ड करिकुलम होता है, ठीक है? लर्न का ही एक और नाम है, वो करिकुलम जो आपने सीख लिया, ठीक है? लर्न के मीनिंग जो थे उर्दू में जो आप सीख रहे हैं या सीख लिया आपने। रिसीव्ड है वो करिकुलम जिसमें आपने नॉलेज रिसीव कर लिया है, या वो करिकुलम जो आपने रिसीव कर लिया है, स्किल्स रिसीव कर लिए हैं, एक्सपीरियंसेस रिसीव कर लिए हैं, वो करिकुलम रिसीव्ड करिकुलम कहलाता है। और ये लर्न ही करिकुलम का ही एक और नाम है, ठीक है? दोज़ थिंग्स दैट स्टूडेंट एक्चुअली टेक आउट ऑफ क्लासरूम, those concepts and content that are truly learned and remembered, ठीक है? जो आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, वो रिसीव्ड करिकुलम है। इंटरनल करिकुलम यानी मैम जो सीख रहे हैं वो यूज में आएगा, जो सीख चुके हैं वो जी रिसीव्ड में बिल्कुल, आएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ देखें, रिसीव्ड यानी आप रिसीव कर चुके हैं, लर्न यानी सीख चुके हैं आप, रिमेंबर्ड याद रख चुके हैं, ठीक है? यानी जो यहीं पर देख लें, एक्चुअली टेक आउट ऑफ द क्लासरूम, आप अब उस नॉलेज को क्लास से बाहर ले जाने के काबिल हो गए, ठीक है? तो वो करिकुलम ये कहलाएगा। और करिकुलम इन यूज़ वो है जो इस वक़्त आप सीख रहे हैं और जो इस वक़्त आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? दोनों चीज़ें। अब टॉट करिकुलम ये था जो पढ़ाया जा चुका है, ठीक है? पढ़ा चुके हैं आप। अब करिकुलम इन यूज़ वो है जो पढ़ा भी रहे हैं और जो रिसीव भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ठीक है? इंटरनल करिकुलम, इंटरनल करिकुलम वो करिकुलम होता है जो आपने चीज़ें सीखी हैं, अब उसको आप इंटरनली, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। थिंकिंग आपकी जो है वो चेंज हो रही हैं और आप कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? वो इंटरनल करिकुलम कहलाएगा। सिंपली इसका यही है कि आपका इंटरनली जो है आप में चेंज आ रहा है। करिकुलम को लर्न करने के बाद, सीखने के बाद, ठीक है? वो नॉलेज जो है जो आपने अचीव कर लिया है, जो आपको मिल गया है नॉलेज, वो उसके बाद आप उस नॉलेज को यूज़ करना भी जान रहे हैं और अपने दिमाग को ऐसे दिमाग की जो आपकी थिंकिंग स्किल्स हैं, वो डेवलप हो रही हैं और आप कुछ नया सोच रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ इंटरनल करिकुलम है, यानी इंटरनली अब आप में चेंज ला रही है, ठीक है? ये डिटेल आप देख लीजिएगा इसकी। इलेक्ट्रॉनिक मैम करिकुलम, इसको इंटरनल को हम इम्प्लीमेंट से भी याद करें, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी हो, हाँ, यानी उसको हम इम्प्लीमेंटेशन और आप में अप्लाई करने की भी मतलब जो स्किल्स आ रही हैं, तो वो इंटरनल करिकुलम है, ठीक है? आपके जो इनर चेंज जो आपके अंदर ला रही है, वो इंटरनल करिकुलम है, सिंपल। इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, इसे ई करिकुलम भी कहते हैं, ठीक है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ये वो करिकुलम है जो हम थ्रू टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? उसके थ्रू हम लर्न करें, ठीक है? दोज़ लेसन लर्न थ्रू सर्चिंग द इंटरनेट फॉर इन्फॉर्मेशन और थ्रू यूजिंग ई फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? ई फॉर्म्स यही होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जीमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जीमेल के थ्रू जो है किसी को से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हमें आंसर कर रहे हैं, ठीक है? ई फॉर्म्स के थ्रू कम्युनिकेशन के वेज़। अब कम्युनिकेशन का एक जो इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम है, उसका पार्ट आप ये भी समझ लें कि अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब इस टाइम पर, ये हमारी ई लर्निंग हो रही है, ठीक है? कि हम गूगल मीट या ज़ूम के थ्रू जो है कुछ जो है लर्निंग कर रहे हैं, तो ये है फॉर्मल ही जो कि हमें इस सिलेबस का हिस्सा है, बताया गया है कि यही रिकमेंड किया गया है कि ये टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन हम थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली हम उस करिकुलम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम। ये फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है? अब इस टाइम पे जो हम करिकुलम फ़ॉलो कर रहे हैं, ये वाला जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम हम जो ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा दोनों कैटेगरीज़ में आता है, ठीक है?
फॉर्मल कैसे है कि बाकायदा जो हम चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो फॉर्मली रिटन में मौजूद है उस साइट पर जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? कि ये कंटेंट शामिल है। तो वो रिकमेंड किए गए हैं हमें, तो इसलिए ये फॉर्मल है, ठीक है? इनफॉर्मल ये कैसे है कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम है, अब हम इसको इनफॉर्मल कैसे बना सकते हैं? कि कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल डेमो सेशन जो कल एक दिया था सर उमर ने, तो वो डेमो सेशन जो है वो कहीं कोई रिकमेंड नहीं किया गया था, हमारे कोई करिकुलम का पार्ट नहीं था कि हम उसकी एक क्लास रखें या ये करें। वो हमने खुद जो है आपको वो देने के लिए थोड़ा-सा नॉलेज देने के लिए हमने वो इनफॉर्मली डिज़ाइन किया था एक करिकुलम, तो वो चीज़ कहलाएगी इलेक्ट्रॉनिक करिकुलम, ठीक है? समझ आ गई इसलिए फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकती हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल की बात हो तो रिटन और हिडन की बात होगी, ठीक है? ओवर्ट और कॉवर्ट की बात होगी। तो इन वर्ड्स को याद रखिएगा कि ओवर्ट और कॉवर्ट का मतलब क्या है, क्योंकि हिडन और उसके ही नाम है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भी उन्हीं के ही नाम है। तो इस तरीके से इन्हें याद रखिएगा। अगर एक्सप्लिसिट करिकुलम पूछे तो कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो ये कौन से करिकुलम की बात हो रही है, इम्प्लिसिट लिखे तो आपको पता हो ये कौन से करिकुलम की बात हो रही है। तो ये थे जनाब हम लोगों की करिकुलम की टाइप्स। जब मुझे ऐसा लगा था जैसे आज मैं करिकुलम का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूँगी, लेकिन ये टाइप्स ही इस तरह हो गई हैं कि वरना मुझे लगा था कि ये मॉडल्स थोड़े से हैं, ये भी हो जाएँगे, लेकिन टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक जीके की भी शायद जो कुछ स्टूडेंट जीके की सेपरेट क्लास लेते हैं, तो इसलिए मुझे 9 पे कंप्लीट करना होता है अपना सेशन। तो मैं टाइम का पता नहीं चलता, जब हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं पता ही नहीं चलता टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे इस टाइम पे मैं जस्ट ऐसे ही देख रही थी कि कितना रहता है या मैं कब तक करवा दूँगी। मैं अपने प्लान कर रही थी कि इस वीक में कितने डेज़ में ये हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगा था कि जैसे ये मैं आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब जब बोल रही हूँ, करवा रही हूँ, आप लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बात लंबी हो रही है, तो वो फिर टाइम का पता ही नहीं चला है। टाइम इतनी जल्दी 9 से भी ऊपर हो गया है। तो चलें, कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और जी कल मैम, आप हमारा आती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है ये। आपकी तारीफ आपके सामने भी और इंशाल्लाह बाद में भी कोई भी सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह थैंक ताला आपको यू। कामयाबी करे। मैम एक चीज है, वो मैं ये पूछ रही थी, ये मुझे कुछ याद आ रहा है। मैंने एजुकेशन का फर्स्ट टाइम इस बार लेक्चरशिप का दिया था, वो जी, क्योंकि मैंने कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की थी, मैंने जस्ट एक दो दिन पढ़ के वहां ना कुछ मुझे याद आ रहा है, कोई ये आया था ई इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें ना कोई वेबसाइट उसने पूछी हुई थी कि ये क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा है या नहीं है करिकुलम का कुछ। मेरे कोई आपने तो जाहिर है इस सब्जेक्ट को बड़ा हाँ जी। अगर आप वो चीज़ वो क्वेश्चन अगर क्लियर होता है, क्योंकि मेरे गो थ्रू माइंड में किया, इस टाइम वो क्वेश्चन था नहीं है। आपका पूछा हुआ था। नहीं, क्वेश्चन आते हैं करिकुलम की टाइप्स में से बहुत सारे क्वेश्चन मैं कह रही हूँ कि पूछे जाते हैं हर बार करिकुलम की टाइप्स का। तभी मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और जितनी हो सकी मुझे जहाँ-जहाँ से मिली हैं, यहाँ तक कि मैंने वेबसाइट से भी उठाई हैं, मैंने कुछ बुक्स से भी उठाई हैं कि जितनी हो सकी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों की तैयारी करवाना नहीं है, मैं तो खुद भी मतलब एज़ अ लर्नर भी, मतलब मैं ये मटीरियल जितना भी मैंने किया है, मैंने ऑनेस्टली ये सोचकर किया है कि ये मेरे भी काम आएगा, ठीक है? तो और ऐसा ही है, मैं सच बताऊँ मेरे बहुत काम आया है और बस दुआ क कीजिएगा। मैं बिल्कुल इंटरव्यू मैम, देकर जब बैठी हम हूँ। मैं जब इंटरव्यू हम इस देकर लिए बैठी हूँ आते हैं ना कि रिज़ल्ट हमारे काम तो आएगा, फिर ही तो हम सीखते हैं। जी, जी। जब हम इस नीयत से पढ़ाते हैं ना कि हमारे काम भी आएगा और हम भी मतलब हम पढ़ाते हैं कि बिल्कुल, हमारे काम आएगा, इस नीयत से फिर ही हम सीखते हैं। अदरवाइज बिल्कुल। और मैंने अगर हम सीखा जो पढ़ाने की है, नीयत से पढ़ाएं ना तो फिर हम सीखते नहीं है। हाँ, सीखने से ज़्यादा वो जो थोड़ा मैंने हमारा चीज़ इंटरेस्ट नहीं ऑब्ज़र्व होता। की है कि अल्लाह पाक मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं कि मेरा पहले बिल्कुल कभी इस बिल्कुल। तरह तो होती है ना, एक एज़ अ स्टूडेंट आदत होती है कि अपना नॉलेज नहीं शेयर करना या खामोशी से तैयारी करनी है खुफिया। पहले ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर मौका भी नहीं था सामने कि किसी से नॉलेज शेयर करें, बस खुद ही तैयार करना, खुद ही पढ़ना, पेपर देना, किसी को बताना नहीं। तो कभी भी कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अब की बार मैंने ऑनेस्टली इन मटेरियल को डिज़ाइन सिर्फ़ स्पेशल इसी मकसद के लिए किया कि ये मैंने खुद भी पढ़ने हैं, ठीक है? खुद भी इन्हें डीपली अच्छे तरीके से करना है, तब मैंने इनको तैयार किया और यकीन करें मुझे अब कोई कमी नहीं नज़र आती इनमें, क्योंकि मैंने वो एक बार मेहनत करके तमाम डाटा ले तो लिया कंबाइन, जहाँ-जहाँ मेरी नज़र पड़ी थी, जो-जो नई चीज़ आई हुई थी, उन्हें मैंने राइट कर के कर तो लिया सर्च और ढूँढ यहाँ कर लिया सामने, और ये मेरे लिए भी एनफ है। ठीक है? मुझे नहीं कभी बिल्कुल मैम, लगा कि कुछ ये एक्स्ट्रा मुझे चाहिए।
ये आपको कभी भूलेगा भी नहीं कभी इंशाल्लाह। भूलेगा भी नहीं और उसका रिजल्ट निकला है ना, मैं बता रही हूँ आपको। तकरीबन ये 6 बैच है आप लोगों को पढ़ाते हुए, 6 बैच हमारा चल रहा है और ये जो है माशाल्लाह। इन कम से कम इन सब्जेक्ट्स में तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। और उसके अलावा कि जब पेपर आया था तो आप यकीन करें कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्वालीफाई कर जाऊँगी इंटरव्यू के लिए और मैं इंटरव्यू भी दूँगी। और जब इंटरव्यू के टाइम पे भी मैं बैठी हुई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में क्वेश्चनिंग कर रहे थे, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर थे कि स्टूडेंट ना ऐसे हैरत से देख रहे थे। और फिर वो बाद में मुझे कह रहे थे कि नहीं-नहीं आपकी तो हो जाएगी, आपके तो कॉन्सेप्ट्स यूँ हैं, ये है, वो है। वो तो ख़ैर नसीब होता है, इंटरव्यू पैनल को समझ में आता है या नहीं आता, वो तो कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे खुद बहुत ये लक बेस ही होता है। कॉन्फिडेंस आया मुझ में। इंटरव्यू तो मैम लक बेस ही होता है। वो लक बेस है, वो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है। मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मेरी समझ से बाहर था इंटरव्यू कि सिर्फ़ आप 5 से 10 मिनट में एक एक बंदे को कैसे जज कर सकते हैं। किसी को मौका देते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते ना कुछ एक्सप्लेन करने का, तो वो इसलिए मैं बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। मानती, मैं कहती हूँ लक बेस ही है वो। मे बी पैनल में कुछ लोग ऐसे हों जो कि फेस रीडिंग कर लेते हों या वो जज हाँ, कर सकते हों, लेकिन मे बी ये है हो कि लेकिन इतना परफेक्ट मेरा ख़्याल कोई नहीं होता जो सिर्फ़ 5 मिनट की मुलाकात में समझ जाए कि स्टूडेंट में क्या एग्ज़ैक्टली, लिए बिल्कुल, इस बंदे बिल्कुल इतना तो परफेक्ट इसीलिए कोई मेरी भी नहीं। समझ से बाहर था, मैं बिल्कुल ऐसे मुझे समझ नहीं आया था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई आंसर नहीं दे के आई थी या कुछ नहीं था, मैंने दिए थे उन्हें आंसर। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को तो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड थे वो तो सारे सही थे, लेकिन जो चेयरमैन साहब कर रहे थे उनमें से वो उन्होंने तो असल में उन्हें पता चल गया था मैं कंप्यूटर है मेरा सब्जेक्ट, उन्होंने तो कंप्यूटर का जीके मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड भी नहीं, जो आजकल हो रहा था दुनिया में जो चल रहा था, उससे रिलेटेड उन्होंने मुझसे सारे कंप्यूटर के हवाले से ही क्वेश्चनिंग किए थे, जो मेरे नॉलेज में 2-3 बातें नहीं थी, तो जो उन्होंने मुझे बताई भी थी। ज़्यादातर एब्रिविएशंस पूछे थे मुझसे, जो एटीएम वगैरह इन चीज़ों के सिम का एब्रिविएशन, एटीएम का एब्रिविएशन, एटीएम का तो बता दिया था, सिम का माइंड में नहीं था, रोंग मैंने बताया नहीं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर मैं कह नहीं सकती कुछ कि वो सही इंटरव्यू कंसिडर होगा या गलत होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मुझे बहुत अजीब कंप्यूटर यानी हुआ। कंप्यूटर वालों की तो आजकल मार्केट में डिमांड ही बड़ी है, तो फिर उनको तो ज़ाहिर है। अच्छा मैं सोच कर गई थी मैं उन्हें पता बताऊँगी नहीं। चले ना पता चले फिर कुरेदा जाता है हाँ, मैं कि ये सोच कर कंप्यूटर गई वाला थी मैं है, तो उन्हें देखें फिर। बताऊँगी ही नहीं, मैं कंप्यूटर का हवाला ही नहीं दूँगी क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं कंप्यूटर का ज़रा-सा भी उन्हें बताऊँगी, उन्होंने मुझसे वहीं से क्वेश्चन शुरू कर देने हैं। लेकिन मुझसे वहाँ पर ना कुछ भी छुपा नहीं। उन्होंने डायरेक्ट पूछा आप कर क्या रही हैं? कौन-सी पोस्ट पर हैं? मैंने उन्हें बताया, बस फिर उन्हें वहीं से पता चल गया मैं तो आईटी हूँ। फिर उन्होंने तो वहीं से ही मुझसे कहा कि सिम, ये जो आपके मोबाइल में सिम होती है, ये किसका एब्रिविएशन है? उसके बाद एटीएम क्या होता है? एटीएम भी बता दिया तो वो उसके भी वर्ड ली कि टेलर क्या होता है? टेलर क्यों कहते हैं? तो इस तरह ऐसी चीज़ें जो हमने कभी डीपली सोची ही नहीं थी कि एटीएम को ऑटोमेटिक टेलर मशीन में टेलर वर्ड का क्या मतलब है, कभी डीपली नहीं सोचा था। फिर मैंने उन्हें एब्रिविएशन बताया तो उन्होंने कहा चले टेलर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अमेरिका में टर्म यूज़ होती है, कैशियर को कहते हैं, तो इसलिए इसे टेलर नाम रखा गया है इसका कि वो एज़ अ कैशियर कंसीडर करते हैं उसे। तो बस ठीक है, मैंने कहा ओके थैंक यू। तो अब पता नहीं अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, कुछ नहीं कह सकती मैं। ये लोग भी ऐसे वो जो ब्लैंक माइंडेड नहीं बैठे होते, इनके पास भी बड़ा कुछ होता है, तभी देखिए उन्होंने आपको टेलर का बता दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। असल में उम्र के साथ एक्सपीरियंस आता है। वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो माशाल्लाह काफ़ी ऐज के थे, चेयरमैन साहब जो थे। तो वो उनका एक्सपीरियंस था, उनका नॉलेज ही होता है, ज़ाहिर है वो लर्निंग वाली साइड से अब निकल गए हैं। अब वो नॉलेज ही जो उनका है वो ही अब काम आ रहा है, एक्सपीरियंस काम आ रहा है। तो न्यूज़ ही पढ़ते हैं आप फारिग बैठ के उनके अब यही काम है, अपनी सर्विस में से अपनी लाइफ में सेट हुए हैं, वो बस डेली अखबार पढ़ना, न्यूज़ सुनना ये चीज़ें हैं। तो वो इसलिए शायद वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमसे करते हैं। हमारा अब जब एक्सपीरियंस होगा एज होगी तो हमें खुद भी शायद ये चीज़ें आएँगी और हम दूसरों से भी शायद यही चीज़ें चाहेंगे। चलें ठीक है। अब हम बंद करते हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ से जीके के स्टूडेंट्स भी हों, मैम जी वेट कर बिल्कुल रही मैम, हैं। मैं भी हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक इंशाल्लाह यू। अल्लाह अल्लाह ताला आपको दुआओं में ढेरों याद कामयाबियां रखिएगा। दे मैम। थैंक यू आमीन, सो आमीन, मच, बहुत आमीन। मजा आता है आपके सेशन को अटेंड करने का। थैंक यू, बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है?